स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। कंप्लीट वन शॉट होने वाला है ये डेटा स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो इसमें अपन क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। बेसिकली जो अपनी ये यूनिट है ना, ये एक ओवरव्यू होने वाला आपका, जितनी भी यूनिट है सबका, है ना। इसमें आप पढ़ोगे कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें आप पढ़ने वाले हो कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशंस को भी अपन थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देन उसके बाद इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते जाएंगे एंड पूरा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, राइट। सो यूनिट 1 है, कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड होने वाली है, राइट। और आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। सो आराम से यहाँ पे लेक्चर देखो, मस्त आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक्चुअल में जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती क्या है, राइट। सो सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि the C programming language is a simple, powerful and widely used computer language। मतलब C programming language बहुत ही ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर वर्ल्ड में। एंड बहुत ही यूजफुल है, राइट। तो सिंपल सा ये है। एंड यहाँ पे देखो, इट इज यूज टू क्रिएट मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका यूज बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए होता है, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम टूल्स एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज होता है। बेसिक पता चल गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, सी वॉज क्रिएटेड इन 1972 बाय डेनिस रीच एट बेल लैब्स। बेल लैब्स के अंदर यहाँ पे डेनिस रीच ने यहाँ पे 1972 में इसको क्रिएट किया था, राइट। किसको? सी लैंग्वेज को। ठीक है, ये आप चाहो तो याद रख लेना, है ना, काम आएगा। इट वॉज मेनली डेवलप्ड टू बिल्ड द UNIX operating system because C was good at handling system level tasks and working closely with hardware. It becomes very popular. So ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी, राइट। अभी ये नई नई लैंग्वेज तो अभी आई है, बट सी तो बहुत पहले से चल रही है ना। सो दैट्स वाई सी बहुत ही ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, की फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो यहाँ पे काफी सारे इसके की फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, सिंपल सा, है ना। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड बहुत ही ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे फंक्शंस। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत ही यूजफुल होती है। एंड इसके अलावा अपन यहाँ पे देखें तो फास्ट एंड एफिशिएंट, बहुत ही फास्ट होती है एंड बहुत ही एफिशिएंट होती है, राइट। क्विकली ये आपके वर्क को कंप्लीट कर सकती है, जो प्रोग्राम है उसको चला सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने प्रोग्राम लिख लिया किसी एक कंप्यूटर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर में करना है। सो आप क्या करोगे, उसमें हल्का फुल्का सा चेंजेस करोगे और देन आपका वो क्या हो जाएगा, वहां भी रन हो जाएगा। सो इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल भी है। इसके अलावा बिल्ड इन फंक्शंस। सो ये काफी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, है ना, जो कि यहाँ पे ये मतलब ऑलरेडी आपको देते हैं काफी सारे फंक्शंस, राइट। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटिंग, रीडिंग इनपुट एंड वर्किंग। सो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लोज टू हार्डवेयर, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जो आपका प्रोग्रामर होगा, है ना, जो एक्चुअल में यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहा है सी के थ्रू, उससे ये काफी कनेक्टेड रहती है। काफी सारे फंक्शंस उसके लिए होते हैं एंड वो काफी सारी चीजों का यूज कर सकता है, फुल्ली इस पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, जावा वगैरह इन सब में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना, पाइथन वगैरह में। सो इसलिए यहाँ पे ये की फीचर्स हैं अपने सी लैंग्वेज के एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, राइट। आगे बात करते हैं अपन। सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। अब डेटा क्या होता है? अब देखो सिंपल है, डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, फैक्ट्स होता है। डेटा मतलब मैंने कोई सा नंबर बोल दिया, मैंने बोला 72। अब आप समझोगे इसका मतलब क्या होता है? नहीं समझोगे ना। सो ये अपना डेटा होता है। डेटा क्या है? एक रो फैक्ट्स मटेरियल होता है, एक फिगर होता है और सिंबल्स होता है, सिंपल तरीके से, है ना। जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। सिंपल सी बात ये। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, काफी सारे एग्जांपल हैं। सो डेटा कैन बी, जैसे नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे रेड एप्पल बुक, ये सारे वर्ड्स हो सकता है। इसके अलावा सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे सिंबल्स हैं, राइट। सो इतनी चीज आपको क्लियरली हो गई होंगी यहाँ पे, ठीक है।
अब बेसिकली यहाँ पे अपन आगे बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो आपको सिंपल सा पता है कि अगर डेटा को अपन सही ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो क्या कहलाती है, अपनी इंफॉर्मेशन कहलाती है, राइट। सो सिंपल सा वही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड और ऑर्गेनाइज डेटा दैट हैज मीनिंग एंड इज यूजफुल व्हेन वी अरेंज कैलकुलेट और एक्सप्लेन डेटा इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, राइट। अगर हम डेटा को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दें और उसको प्रॉपर ऑर्डर में एक अरेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। और वही इन्फॉर्मेशन फिर अपन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, वो उसकी मीनिंग भी निकलेगी, राइट। सो सिंपल सा ये है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे तीन नंबर्स दिख रहे हैं, 75, 80, 65, राइट। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग की एंड इसको प्रॉपर तरीके से सेंटेंस में एंड एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो क्या बन गया कि दीज आर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट। मतलब ये क्या है, कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, राइट। सो सिंपल ये है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इसका एवरेज 73 है, इस तरीके से, है ना। सो ये क्या बन जाता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रक्चर में लिखें, जो अपना रॉ मटेरियल होता है डेटा, उसको स्ट्रक्चर में लिखें तो ये इंफॉर्मेशन का यहाँ पे रूप ले लेता है, राइट। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि नीचे दो शॉर्टकट लिखा हुआ है कि डेटा क्या है, रो वैल्यूज होती है और जो इन्फॉर्मेशन है अपनी वो मीनिंगफुल रिजल्ट होता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है अपना इन्फॉर्मेशन का। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन देखने वाले, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देन अपन क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। सो सबसे पहले अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। मतलब सिंपल है कि डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के अंदर, ये क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, राइट। इसके अलावा देखो इट हेल्प्स इन अरेंजिंग डेटा इन मेमोरी सो इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को मेमोरी के अंदर यहाँ पे अरेंज करने में, है ना, ताकि एफिशिएंट तरीके से अपन यूज कर सकें। और होता भी ऐसी एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाते, ठीक है। इसके अलावा इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। अब ये बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होगा, कैसे मॉडिफाई होगा। सिंपल सा ये है ना। आप ये पॉइंट याद रखना। सो काफी सारी चीजें आप लिख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इट इम्प्रूव्स द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स। इसकी वजह से क्या होती है, प्रोग्राम्स की स्पीड और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो इट अलाउस ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सो ये इन सारे ऑपरेशंस को यहाँ पे अलाउ करता है, राइट। इंसर्शन हो सकता है मतलब एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं अपन, डिलीशन मतलब डिलीट कर सकते हैं, सर्चिंग सर्च करना है कोई सा एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा सॉर्टिंग उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे वो आपका यहाँ पे सिंपल सा अपन बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, राइट। सो ये सिंपल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इट हेल्प्स मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजली, राइट। सो ये लार्ज अमाउंट डेटा को भी इजली यहाँ पे क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये इजीली सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी है ना। सो सिंपल सा देखो, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो हमें अगर लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करना है, प्रॉपर एक ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है, तब हमें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की नीड रहती है, राइट। एंड इसके अलावा टू एक्सेस डेटा क्विकली, हम इजीली यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टू रिड्यूस मेमोरी यूजेस, है ना, मेमोरी यूज, जो मेमोरी में यूजेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की नीड रही, है ना। इसके अलावा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अपना क्या है, क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का, लाइक कितने टाइप का होता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो सिंपल सा देखो क्लासिफिकेशन आता भी है ना। सो सबसे पहला अपना यहाँ पे होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब प्रिमिटिव के अंदर जितने भी अपने डेटा टाइप्स आ जाते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, पॉइंटर हो गया। तो इस तरीके से अपने बहुत सारे डेटा टाइप हैं, राइट। एंड इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव की अपन बात करें, सो इसके अंदर दो टाइप होते हैं मेनली। सबसे पहला लीनियर एंड सेकंड होता है नॉन लीनियर, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, आपको काफी हद तक आइडिया होगा इसका, राइट। अब अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर भी दो टाइप से क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला होता है स्टैटिक एंड सेकंड होता है यहाँ पे डायनेमिक। अब स्टैटिक के अंदर एरे आ जाता है ना,
और जो डायनेमिक है उसके अंदर अपना लिंक लिस्ट आ जाता है, स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आए इस तरफ तो नॉन लीनियर की बात करूँ तो इसके अंदर ट्री आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। सो ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का, राइट। सो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। प्रिमिटिव वही जो मैंने बता दिया डेटा टाइप्स होते ये वाला है ना। सो देखो किस तरीके से अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर are the most basic of essential data types available in a programming language. They are used to store simple single piece of data such as numbers, characters और logical values। मतलब जो अपना प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंगल पीस यहाँ पे वैल्यू डेटा होता है। मतलब अगर मैंने बोला नंबर्स का यहाँ पे और ये एक ऑर्डर है ना, एक ग्रुप है, सो उसके अंदर सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स होंगे। ये होता है सिंपल सा अपना सिंगल पीस डेटा। सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। सो ये काफी सारे यहाँ पे टाइप्स हैं। और एग्जांपल आप सिंपल सा समझ सकते हो, है ना। ये नॉर्मल है, आपको पहले से पता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव बिकॉज, अब इनको प्रिमिटिव बोलते हैं क्यों? दे आर बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में बेसिक शुरुआत तो यहीं से होती है ना, दैट्स वाई। एंड इसके अलावा दे आर स्पेसिफाइड बाय द लैंग्वेज, ठीक है। एंड थर्ड अपना क्या है, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डेटा टाइप। मतलब देखो ये सबसे छोटे हैं, अब इनको आप और कितना डिवाइड कर दोगे, राइट। सो दैट्स वाई इनको अपन यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। सिंपल है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब अपन बात करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब वही अपन ने प्रिमिटिव देखा, देन नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा, नॉन लीनियर आ जाएगा, है ना। अब एरे वगैरह, लिंक लिस्ट, जितनी भी चीज़ आप पढ़ोगे सब यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएंगे। एंड ये जो आपके आगे आने वाली यूनिट्स हैं वो भी आपकी सारी इन्हीं पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। सो देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर दैट आर क्रिएटेड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सिंपल है। दे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ये क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड जो अपना डेटा होता है उसके बीच में, यहाँ पे मल्टीपल डेटा के बीच में क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। सो ये क्या कहलाते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सिंपल है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, जैसा आपको सिंपल सा दिख रहा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। अब वन बाय वन अपन इनको देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? आपको सिंपल सा पता था, स्टैटिक डायनेमिक दो टाइप का होता था। इसके अंदर एरे आता था, देन उसके बाद जो अपना स्टैटिक था, राइट। और डायनेमिक के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें आएंगे, है ना। सो सिंपल सा देखो, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक सीक्वेंस में यहाँ पे अपने एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, राइट। सिंपल सा ये होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे देखो ईच एलिमेंट्स इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोई पहले वाला एलिमेंट नहीं रहता, और जो अपना लास्ट एलिमेंट है इसके बाद कोई लास्ट वाला एलिमेंट नहीं रहता। सिंपल सी बात है। अब ये एरे है। अब एरे सिंपल सा आपको पता है क्या होता है, कुछ इस तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। एलिमेंट्स इस तरीके से होते हैं, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, इस तरीके से चलती है अपनी। सो सिंपल सा आपको दिख रहा है। और पहली बात, इसका साइज फिक्स होता है ना। अब लिंक लिस्ट यहाँ पे देखो, इनकी बात अपन और भी करेंगे, बिकॉज अपनी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें अपना एरे और लिंक लिस्ट ही है ना, दो टॉपिक हैं। सो इनकी बात अपन और भी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टैक है, क्यू है। अब स्टैक क्या होता है ये भी आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सेकंड यूनिट में स्टैक पढ़ोगे आप और क्यू पढ़ोगे, है ना। सो देखो यहाँ पे ये लीफो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल पे चलता है। मतलब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्शन कराया, पुश कराया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे 14 आया था जो सबसे नीचे चला गया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, फिर 3 आया। इस तरीके से इंसर्शन हो गया। अब जब निकलेगा तो पहले कौन निकलेगा? जो सबसे लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट कराया था अपन ने, राइट। सो 3 यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा, देन उसके बाद 10 निकलेगा, फिर 7 निकलेगा, फिर 14 निकलेगा। इस तरीके से अपने यहाँ पे
पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर, है ना। सो ये ऑपरेशंस होते हैं इसके, पुश एंड पॉप। इंसर्ट करा रहा है मतलब पुश ऑपरेशन, और डिलीट कर रहा है मतलब पॉप ऑपरेशन, ठीक है। एंड क्यू की बात करें तो ये बेसिकली बेस्ड रहता है फीफो के कॉन्सेप्ट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जैसे नॉर्मल लाइन लगी रहती है कहीं पे, तो लाइन में जो फर्स्ट नंबर पे लगा है वो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज, जिस चीज की लाइन है ना, वो सबसे पहले लाइन को, मतलब वहां पे जो भी चीज मिल रही होगी, जो भी चीज होगी उसका एडवांटेज लेगा, राइट। एंड उसके बाद जो लास्ट में लगा है उसको लास्ट में मिलेगी जो भी चीज है। सिंपल सा ये होता है ना। और यहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या होता है, इन क्यू होता है ऑपरेशन, और डिलीट करना है तो डी क्यू होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, सिंपल सा, इसमें ट्री और ग्राफ दो चीजें होती हैं, है ना। ट्री रहता है, ग्राफ रहता है। अब ट्री कुछ इस तरीके से रहता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। सिंपल सा आपको पता है ट्री क्या होता है एंड ग्राफ क्या होता है, राइट। तो ये यूनिट बिकॉज अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा है, जो अपना ट्री रहता है वो एक हेरारिकल स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये आपको दिख रहा होगा सिंपल सा। सो इस तरीके से इसमें क्या रहता है, सबसे पहले रूट नोड रहती है, राइट। एंड उसके बाद उसमें देखो पेरेंट चाइल्ड इस तरीके से कनेक्शन रहते हैं, है ना। आप फैमिली समझ सकते हो घर में, जैसे ग्रैंड फादर हो गए, उन फिर आपके मदर फादर हो गए, इस तरीके से उनके चाइल्ड्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा चलता है, ये सिबलिंग्स होते हैं, है ना। ये जो साथ में, ठीक है। सिंपल आपको ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट पता है। एंड ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में भी इस तरीके से कुछ यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ना। सिंपल सा, इसमें क्या होती है, एजेस होती हैं, नोट्स होती है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन बनता है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। जिसको अपन शॉर्ट में ADT भी बोलते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट मीन्स ADT इज अ लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर that defines the type of data store and the operations that can be performed on the data without specifying how the data is implemented or stored in memory, right। तो सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, आपके ऑपरेशन हो रहे हैं ये तो बताएगा, बट वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं ये आपको नहीं बताएगा, राइट। सो ये अब होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सिंपल वर्ड में अपन बोल सकते हैं, एंड ADT डिस्क्राइब व्हाट अ डेटा स्ट्रक्चर डज बट नॉट हाउ इट इज। मतलब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा ये नहीं बताएगा आपको, बट यहाँ पे क्या होता है वो बता देगा। सिंपल सा ये है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ADT, मतलब इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है यहाँ पे रिड्यूस प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम से कम करने के लिए इसका यूज होता है ना, रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इनकरेज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग्स, राइट। एंड इसके अलावा क्या है, इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, और यहाँ पे मेक प्रोग्राम्स मोर फ्लेक्सिबल, प्रोग्राम्स को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्स इन सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, राइट। सो इसके लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन। अब इसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा इमेज वाइज, राइट। सो देखते हैं आगे। इन अ कंप्यूटर ऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, जिसको अपन रैम बोलते हैं, राइट। ईच पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अ बाइट, है ना, जिसको अपन बाइट बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी अपना डेटा होता है वो यूनिट्स में यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको अपन बाइट बोलते हैं। एंड एवरी बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस, हर एक जो बाइट होती है जिसको अपन बिट बोलते हैं, है ना, हर एक बिट का यहाँ पे यूनिक एड्रेस होता है, राइट। सो ये आपको स्पेशली याद रखना है, हर एक का यूनिक एड्रेस होता है, राइट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। When we created variables in a program, memory is reserved to store their values. This process is called memory locations, right? So अगर अपन ने प्रोग्राम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, सो मेमोरी में क्या होता है, एक जगह बन जाती है जहाँ पे क्या होती है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है कि इस जगह पे पर्टिकुलर चीज यहाँ पे स्टोर है ना। सो सिंपल से ये होता है। अब देखो इसमें दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे, है ना। देर आर टू मेन वेज टू एलोकेट मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करने के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, सेकंड होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो दो तरीके से होती है ना। आगे देखते हैं अपन। अब देखने वाले सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक तरीके से अपन कैसे एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को।
सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस मींस मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल टाइम मतलब जैसे आप कंपाइल कर रहे हो ना, उसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी आपकी क्या हो रही है, अलोकेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे बिफोर द प्रोग्राम्स रन, मतलब प्रोग्राम रन करने के पहले, राइट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, द साइज ऑफ मेमोरी इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, जो आपकी मेमोरी है वो फिक्स हो जाती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एरे है, अब उसको भी तो आप, वो भी एक स्टैटिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या होता है, मेमोरी पहले से फिक्स हो जाती है कि इसका साइज यही रहेगा, अब इससे ज्यादा ना ज्यादा होगा और ना इससे कम होगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो मेमोरी इज एलोकेटेड बिफोर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, मेमोरी को पहले ही एलोकेट किया जाता है, राइट, जब कंपाइल टाइम होता है, सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा देखो, साइज इज फिक्स, इसका साइज फिक्स होता है। इसके अलावा फास्टर एक्सेस होता है, कैन नॉट बी रिसाइज, मतलब अपन बाद में यहाँ पे साइज कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे देखो, स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, है ना। आगे बात करते हैं अपन। अब देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। अब डायनेमिक मतलब कि अपन यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, है ना, मतलब कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, राइट। सो ये सिंपल सा है, काफी सारे इसमें फंक्शंस होंगे, है ना। सो सिंपल सा देखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस मींस मेमोरी इज अलोकेटेड एट रन टाइम। सिंपल सी बात है, रन टाइम में ही मेमोरी को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि जैसे मान लो अपन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जितना अपना यूज है उसके हिसाब से मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होगी, सिंपल है ना। सो द साइज ऑफ मेमोरी कैन बी चेंज्ड और एडजस्ट व्हेन नीडेड, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मेमोरी को अपन यहाँ पे साइज ज्यादा या फिर बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सिंपल सी बात है। साइज इज फ्लेक्सिबल, इसका साइज फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर्ड इन हीप मेमोरी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा प्रोग्रामर कंट्रोल्स मेमोरी एलोकेशंस एंड डिलोकेशंस, मतलब यहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है फुल्ली तरीके से, है ना, पूरा उसका कंट्रोल होता है प्रोग्रामर्स का, राइट। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मेलॉक फंक्शन हो गया, यहाँ पे कैलॉक फंक्शन हो गया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मेलॉक में क्या होता है, सिंपल सा अपन रन टाइम में जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे जगह बना लेते हैं, है ना, कि अपनी कौन सी चीज कहाँ पे स्टोर होगी। और इसमें ऐसा रहता है कि अगर अपन को यहाँ पे मान लो मेमोरी के अंदर जगह मिली, तो उसके अंदर पहले से कुछ चीजें भरी होंगी, जिसको अपन गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, जो काम की नहीं है ना, मतलब पूरी मेमोरी खाली नहीं मिलती, राइट, पहले से कुछ चीजें भरी हुई मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अगर अपन बात करें कि कैलॉग के बारे में, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, अलोकेट मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एट रन टाइम। सो यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाते हैं, जो रन टाइम होता है उसी के साथ साथ, है ना। सो सिंपल सा ये है। और इसमें क्या होता है, मेमोरी अपन को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे खाली मिलती है, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर पे अपना रियलॉग। अब ये क्या करता है, ये अपने यूज के अकॉर्डिंग मेमोरी को कम या फिर ज्यादा कर सकता है, उसके साइज को एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा लास्ट है अपना यहाँ पे फ्री। ये क्या है, सारे फंक्शंस है ना। लास्ट फ्री का मतलब है काम हो गया, उसके बाद मेमोरी यहाँ पे फ्री कर दो, ताकि वो और जगह के लाने यूज हो, ठीक है, और किसी चीज के लिए यूज हो सके, राइट। सिंपल सा इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला होने वाला है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, यहाँ पे एडिंग अ न्यू एलिमेंट इनटू द डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या करते हैं, न्यू एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। कैन बी डन एट द बिगिनिंग, मिडिल और यहाँ पे एंड, राइट। सो सिंपल सी बात है, अपन शुरू से लास्ट तक यहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। अब डिलीशन में क्या होता है, यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना, मतलब जो एलिमेंट पहले से उसके अंदर अवेलेबल है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, डिलीशन कहलाता है। ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि आपको एक एक एलिमेंट पे विजिट करना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ट्रिवर्सल कहलाता है। सो ये ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। आगे देखते हैं अपन। अब इसके बाद सर्चिंग और यहाँ पे सॉर्टिंग। सो सर्चिंग सॉर्टिंग यूनिट नंबर 5 में प्रॉपर तरीके से आप देखने वाले हो, ठीक है। सर्चिंग का मतलब होता है कोई सा एलिमेंट आपको सर्च करना है ना। और सॉर्टिंग का मतलब होता है एक फिक्स ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके अलावा अपडेटिंग, मतलब कोई सी चीज ऐड करनी है, चेंज करनी है, अपडेट करनी है, ये सब क्या कहलाता है, अपडेटिंग कहलाता है, राइट। सो इतनी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे फाइनली बात करते हैं एरे के बारे में, राइट।
अब ये एरे क्या होता है, सिंपल सा आपको पता है, ये एक क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेम टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। सिंपल सी बात है ना। सो देखो, एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो सिंपल सी बात है, इसमें सेम टाइप का डेटा रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ एन सेम टाइप, मतलब सारे सेम टाइप के होने चाहिए तभी यहाँ पे हो पाएगा, है ना। अदरवाइज ऐसा हो कि कुछ इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं, या फिर कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें तो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो जीरो से इसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, राइट। सो ये सिंपल सा अपना एरे होता है ना। आगे देखते हैं। अब देखो, ये कुछ यहाँ पे अपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एरेज की। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एरे का नाम। सो एरे का नाम अपन नॉर्मली ARR भी लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब अपन ने डेटा टाइप लिखा, देन क्या करते हैं, फिर एरे का नाम लिखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं हम कैरेक्टर रख सकते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंग रख सकते हैं, कुछ भी एज यू विश। इसके अलावा यहाँ पे इंडेक्स देखो। सो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, और जीरो पोजीशन से यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। और इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एरे, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जीरो लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन लिखा है। सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जीरो पे जो होगा वो एलिमेंट आ जाएगा, और इंडेक्स नंबर जो वन पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा साइज, तो पहले ही हम इसका साइज फिक्स कर देते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट मैक्सिमम होने वाले हैं। उससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर कभी नहीं होंगे, राइट। उससे ज़्यादा बिल्कुल इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकते। सिंपल सा ये है ना। यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली एलिमेंट्स होते हैं जो वैल्यूज होती हैं, जो अपन एरे के अंदर स्टोर करते हैं। डेटा टाइप्स सिंपल सा बता दिया, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये सारे क्या है, डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। अब देखो, अपन देखने वाले हैं यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे, मतलब वन डी एरे क्या होता है। तो देखो ध्यान से सुनो, कि वन डायमेंशनल एरे का मतलब नॉर्मली है कि अपना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर जो एरे होता है वो है, राइट। एंड ये बेसिकली अभी एक वीडियो, इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे और इसके साथ साथ टू डायमेंशनल एरे प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। और उसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे एड्रेसिंग होने वाली है, जिसमें हम क्या करते हैं कि रो मेजर, कॉलम मेजर, ये सारी चीजें करते हैं, राइट। सो वो वीडियो इसके बाद आएगा, सो वो आप देख लेना, है ना, तुरंत ही जस्ट बाद आ जाएगा इसके। सो उसमें क्या है, आपको दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, मल्टी डायमेंशनल एरे है। सो वही सेम चीज है जैसे अपन ने 2D एरे बनाया था। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, सिंपल से इस तरीके से अपना तीन डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रो, देन उसके बाद कॉलम, फिर उसके अंदर भी एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हो जाता है। सो सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब इसमें देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन एरे। अब एरे के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, सो वही सेम चीज है, जैसे सारे ऑपरेशन तो देखो सारे सेम होते हैं, है ना, चाहे आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। सो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिवर्सल होता है, इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सर्चिंग होती है, ठीक है। सो इस तरीके से काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं इसके, है ना। अब आगे देखें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं अपने एरे के, वो देखने वाले हैं। सो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ एरे, सबसे पहले एडवांटेज क्या हो जाएगा, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, है ना, और बहुत ही सिंपल बेसिक सा होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उस पर, जबकि जो लिंक लिस्ट होता है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। इसके अलावा इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, इजी टू ट्रेवर्स यूजिंग लूप्स, आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेवर्स कर सकते हो लूप का यूज करके, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा के लिए बहुत ही एफिशिएंट होता है, राइट। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो वही हो जाएगा कि जो इसकी साइज है ना, वो पहले से फिक्स हो जाता है ना, स्टैटिक साइज होता है, राइट। सो दैट्स वाई ये फिक्स हो जाता है पहले से। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। मतलब हम चाहें अगर कि बाद में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो, मेमोरी वेस्टेज पॉसिबल, मतलब सिंपल सी बात है, मेमोरी वेस्टेज पॉसिबल हो सकता है अगर अपन ने फिक्स साइज कर दिया कि मान लो इसका जो अपना एरे है उसका साइज 10 है ना, उसका साइज क्या 10 है, और उसके अंदर एलिमेंट 5 है, तो वेस्ट हो रही है ना मेमोरी अननेसेसरी, राइट। सो ये सिंपल सा वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे।
एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो 8 पॉइंट क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन आर टाइम कंज्यूमिंग। अब अगर अपन इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स को या फिर डिलीट करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप यूनिट नंबर 5th पढ़ोगे, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, कैसे एलिमेंट सर्च करते हैं अपन, है ना, कैसे क्या करते हैं, राइट। सो उसमें देखो सिंपल सा आपको समझा दो बेसिक वे में। तो यहाँ पे जैसे मान लो अपना एरे है, जैसे कोई सा भी एरे है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि अपन अगर मान लो मुझे कोई सा एलिमेंट फाइंड करना है, सो 1 बाय 1 करके मैं इंडेक्स वैल्यू पे जाऊंगा और उस एलिमेंट्स को फाइंड करूंगा, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे ओनली स्टोर सेम डेटा, मतलब यहाँ पे सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है। अगर मान लो मुझे अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना है, सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अलग टाइप का हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा लास्ट क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्स कंटिन्यूस मेमोरी। सो कंटिन्यूस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, है ना। सो इस तरीके से आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है। अब लास्ट यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है, अपन एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल सा कोड कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हैशटैग इंक्लूड और अपने एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, ये हेडर फाइल होती है, राइट। सो ये बेसिक आपको लिखना ही है सी लैंग्वेज में। इसके अलावा यहाँ पे इंट मैन, ये मैन क्लास मैंने बनाई, और यहाँ पे क्या किया, एरे का साइज देखो, ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे एरे हो गया ARR, ये सिंपल सा एरे का नाम है ना। यहाँ पे साइज फिक्स कर दिया, यहाँ पे इसका साइज 5 है, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सो यहाँ पे 10 20 30 40 50 इस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा अपन, प्रिंट एफ से क्या होता है, प्रिंट होता है ना। सो मैं प्रिंट कर रहा हूँ एरे एलिमेंट्स, मतलब ये चीज़ प्रिंट होगी, फिर यहाँ पे मैंने स्लैश एन लगाया, मतलब लाइन चेंज हो जाएगी। सो लाइन चेंज हो गई। अब मैंने यहाँ पे एक फोर लूप लगा दी है। सो यहाँ पे क्या है, इंट, मतलब यहाँ पे अपन आई इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो इंडेक्स आई इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे देन आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है, ये बेसिक है ना। फोर, जब अपन फोर लूप का यूज करते हैं, सो ये इस चीज का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब समझो कि अपन यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से चलेंगे और लेस देन 5 तक जाएंगे, प्लस प्लस है मतलब एक एक करके बढ़ते जाएंगे, है ना। लेस देन 5 का मतलब होता है कि यहाँ पे 5 से एक कम मतलब 4, तो 0 इंडेक्स वैल्यू से 4 तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, फिर 4 ये हो गया। तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, बिकॉज इसका साइज क्या है, 5 है, और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 4 तक ही हमें ज़रूरत है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लेस देन 5 किया है। अब हम इसकी जगह दूसरी चीज़ क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम लिख सकते थे लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना, ये चीज़ भी लिख सकते थे। इक्वल्स टू मतलब 4 तक होता फिर तो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे परसेंटेज जी, ये सिर्फ यहाँ पे किसके लिए होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए अपन परसेंटेज जी लगाते हैं। और एरे आई, इससे क्या है, अपन डायरेक्टली जो इंडेक्स वैल्यू है उसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। सो एरे आई का मतलब है सबसे पहले लूप चलेगी 0, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 वाला जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा 10। फिर एज इट इज यहाँ पे फिर लूप चलेगी, तो फिर यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 30 40 50 इस तरीके से प्रिंट होगा, और लास्ट में अपन ने इसको क्लोज करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सो ये बेसिक सा अपना कोड था, राइट। सो आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा सारा, है ना। अब ये लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंपल वे में समझो। लिंक लिस्ट में क्या होता है, काफी सारी नोट्स होती हैं, उसमें डेटा होता है, पॉइंटर होता है, दो चीजें होती हैं नोट्स के अंदर, है ना। सो इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे एंड काफी ज्यादा यूज आती है ना। सो सिंपल सा समझो यहाँ पे लिंक लिस्ट क्या होती है। A linked list is a dynamic linear data structure where elements are stored in separate memory locations and connected using pointers. So इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है, जो नोट्स होती हैं, वो पॉइंटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है ना, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, ठीक है। सो ये सिंपल सा अपना लिंक लिस्ट होता है। यहाँ पे देखो अपना सिंपल सा क्या है, जो नोड है वो दो टाइप की रहती है। यहाँ पे नोड के अंदर दो चीजें रहती है, जैसे डेटा एंड पॉइंटर। सो डेटा के अंदर वैल्यू रहती है अपनी, है ना। और जो अपना पॉइंटर है वो क्या करता है, जो नेक्स्ट वाली नोड है या फिर प्रीवियस नोड है उसको सिंपल से यहाँ पे कनेक्ट करता है, मतलब पॉइंट करता है उसकी तरफ, ठीक है। अब इसमें एरे के जैसा नहीं होता कि इसमें यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी हो, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी होती थी, ठीक है, और उससे जरूरत पड़ती, बट यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे साइज इज नॉट फिक्स, इसका साइज फिक्स नहीं होता। एरे में पहले ही अपन साइज फिक्स कर देते हैं, बट यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही अपन ने बोल दिया ये डायनेमिक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब साइज इसका फिक्स नहीं है, जितनी जरूरत है उतना अपन बना लेंगे। सिंपल सा इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो ये होता अपना यहाँ पे लिंक लिस्ट, राइट। एंड यहाँ पे अब देखो सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, है ना।
और आगे देखते हैं अपन इसके टाइप्स वगैरह की बात करते हैं। देखो सबसे पहला अपना टाइप्स है यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंपल वे में समझो क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से नोड होती है कुछ, और नोड में क्या होता है कि इसके अंदर डेटा होगा एंड पॉइंटर होगा, है ना। सो पॉइंटर नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा, उसका जो नेक्स्ट वाला नोड है वो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। इस तरीके से अपना डेटा है वो पॉइंट करता जाएगा। बट यहाँ पे जो लास्ट वाला नोड है ना, वो जिसको पॉइंट करेगा वो नल होगा, बिकॉज उसका एड्रेस कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो किसी को पॉइंट नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पे एड्रेस नल होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली जो नोड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेड नोड बोलते हैं। सो ये सिंपल सा आपको याद रखना है, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो यहाँ पे देखो, अ सिंगली लिंक लिस्ट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। इन दिस टाइप ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला डेटा होता है एंड पॉइंटर होता है, दैट स्टोर द एड्रेस of the next node. The first node is called the head, जैसे मैंने बोला फर्स्ट नोड को हेड बोलते हैं, एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। अब ये नल को पॉइंट करेगी बिकॉज कुछ है ही नहीं, है ना, नेक्स्ट उसकी नोड है ही नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये नल को पॉइंट करेगी। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, द नोड्स आर कनेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली, विच मीन्स ट्रिवर्सल इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड, राइट। अब मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सा होता है कि अपने क्या होता है, ये नोड इस तरीके से कनेक्टेड रहती है और लास्ट नोड अपनी किसी से कनेक्ट नहीं रहती, खाली रहती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप एक यहाँ स्टार्टिंग से लास्ट तक चले जाओगे, लेकिन ना आप पीछे आ सकते हो ना घूम के इस पे वापस आ सकते हो। ये सिंपल सा रहता है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। सो सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप बैकवर्ड पोजीशन में नहीं आ सकते, राइट, पीछे नहीं आ सकते। अब आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप होने वाला अपना डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा समझो। इसमें क्या होता है, इस तरीके से नोड रहती है अपनी बहुत सारी, और सिंपल सी बात है दो चीजें तो सेम रहेंगी, डेटा और यहाँ पे पॉइंटर, दो चीजें नोड के अंदर अपनी रहेंगी ही रहेंगी, राइट। अब जो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो डबली की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें जैसे अगर मैं स्टार्टिंग बात हूँ सिंगली की, तो इसमें आप सिर्फ आगे जा सकते थे, वापस नहीं आ सकते थे। बट आपकी जो डबली लिंक लिस्ट है इसमें आप आगे भी जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ यहाँ पे आप कर सकते हो। और स्पेशल चीज इसलिए क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे पीछे आ रहे हो, सो जो फर्स्ट वाली नोड है वो भी किसी को यहाँ पे पॉइंट करेगी, बट इस तरफ कुछ है ही नहीं अगर, तो ये नल को पॉइंट करेगी। एज इट इज यहाँ पे जो लास्ट वाली नोड है वो भी नल को पॉइंट करेगी, बिकॉज लास्ट में भी कुछ नहीं है, राइट। इसलिए सिंपल सा ये होता है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आगे आ सकते हो पीछे आ सकते हो। बट जब लास्ट पे चले जाओगे तो आप उसके बाद आगे कुछ नहीं जा सकते, उसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना, कैसे जाओगे। सो सिंपल सा ये है, डबली लिंक लिस्ट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन्स थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स कंटेन करके रखते हैं, सबसे पहले डेटा एंड अ पॉइंटर नेक्स्ट नोड एंड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड, मतलब प्रीवियस नोड का पॉइंटर, नेक्स्ट नोड का पॉइंटर और डेटा, तीन चीज इसके अंदर रहती है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर अलाउ ट्रेवर्सल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल सा ही है, मतलब ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, आप विजिट कर रहे हो एलिमेंट्स के ऊपर, है ना, जो डेटा है उसके ऊपर। सो आप दोनों डायरेक्शन में विजिट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो वही चीज लिखी हुई है, फर्स्ट वाला नोट करेगा यहाँ पे, जो अगर प्रीवियस वाला जो अपना पॉइंटर है वो नोट करेगा नल पे, बिकॉज कुछ है ही नहीं। एंड एज इट इज जो लास्ट वाला है वो भी यहाँ पे नल पे पॉइंट करेगा, क्योंकि लास्ट में भी कुछ नहीं है ना, जो फॉरवर्ड वाला अपना पॉइंटर होगा, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में अपन। अब देखो नेक्स्ट टाइप अपना होने वाला है यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखो नाम से सिंपल हो रहा है, सर्कुलर मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक चला तो लास्ट के बाद मैं फिर से यहाँ पे वापस स्टार्टिंग में आ सकता हूँ, यही तो सर्कुलर होता है ना। जहां से चलना स्टार्ट किया, घूम फिर के आप वहीं पे आ गए, तो ये क्या होगा, सर्कुलर होगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे देखो, सो अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट वेयर द लास्ट नोड डज नॉट पॉइंट टू नल। जो लास्ट नोड होती है वो नल को पॉइंट नहीं करती, बिकॉज वो कनेक्ट रहती है यहाँ पे फर्स्ट वाले नोड के साथ, है ना, सिंपल सा ये है। और यहाँ पे देखो, इंस्टीड इट पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड हेड फॉर्मिंग अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो ट्रू बिगिनिंग और एंड इन द स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सा समझो कि अब इसमें अब ये स्टार्टिंग से लास्ट तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अब जब तक अपन इसको रोकेंगे नहीं, राइट।
सो सिंपल सी बात है, अपन को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे इसको रोकना ही पड़ेगा। दैट्स वाई ये रुकेगा, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। सिंपल से आपको समझ के चल रहा है, ठीक है। So, इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्या होता है अपना, है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में, सो ये क्या होता है। डबली आपको पता है क्या होता है, डबली में क्या हो सकता है कि अपन आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, है ना। ये डबली होता था। सर्कुलर में क्या होता था, अपन इस तरीके से मतलब जो लास्ट वाला अपना नोड होगा वो कनेक्ट होता था फर्स्ट वाले से, सो अपन इस तरीके से वापस आ सकते थे, है ना। और यहाँ पे जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब बैकवर्ड भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो, और यहाँ पे आप सर्कुलर भी जा सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट, सारी चीजें पॉसिबल है। सबसे ज्यादा एडवांटेज इसमें होता है, राइट। इसमें नल नोड दूर दूर तक नहीं रहती, बिकॉज ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आप नहीं जा सकते, नल नोड पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये सिंपल सा यहाँ पे होता है। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप देखो पीछे भी आ सकते हो, आगे भी जा सकते हो, बाकी जो चीजें होती है वो होती है, डेटा और जो पॉइंटर है वो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो ये आपकी यहाँ पे होती है डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सिंपल ध्यान से सुनना और फटाफट से कमेंट करना। अभी आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे स्लाइड आगे निकाल रहा हूँ, पीछे निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये जो मैं स्लाइड निकाल रहा हूँ, आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, ये कौन से लिंक लिस्ट से पॉसिबल हो पा रहा है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने वाले अपन एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। अब इसमें बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपन स्टैक को यूजिंग लिंक लिस्ट, एज इट इज क्यू को अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट टू मैनेज फ्री मेमोरी ब्लॉक्स, ये पॉसिबल है इसकी वजह से, है ना। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इसमें ये यूज होता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे रिप्रेजेंट ग्राफ्स एडजेसेंटली लिस्ट मेथड, उसमें ये यूज होता है। इसके अलावा ब्राउजर हिस्ट्री, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ब्राउजर में गए, आपने किसी चीज पे क्लिक किया, किसी लिंक पे गए, तो वो लिंक किसके साथ कनेक्टेड है, आगे चल के कहाँ पहुंचाएगी आपको, ये सारी चीजें लिंक लिस्ट पे ही तो चलती है ना। सो ये सिंपल सा है। अब इसके अलावा यूज्ड इन अंडो एंड रीडो ऑपरेशंस इन सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे अपन कोई चीज कर रहे होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से पीछे आ जाते हैं ना अगर गलती हो गई तो। और इसके अलावा कंट्रोल वाई से अपन आगे चले जाते हैं अगर अपन कोई सी चीज पीछे आ गए हो। सो ये सिंपल सा रहता है, इसमें भी यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग, ये क्या होता है कि मान लो आपका जो सीपीयू है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें के लिए कितना टाइम देना है, किस पार्ट के लिए कितना टाइम देना है, ये इस पे डिसाइड करता है। सो उसके लिए भी यूज होता है, राइट। मतलब कौन सी चीज कितने टाइम तक चलेगी, उसकी टाइम लाइन जो होती है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा म्यूजिक प्लेलिस्ट सिस्टम, अब देखो आप म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, काफी सारी प्लेलिस्ट होती हैं। सो उसमें क्या होता है, आपका म्यूजिक 1 चला, 2 चला, 3 चला, मान लो 10 म्यूजिक आपके प्लेलिस्ट में, 10 चल गए। उसके बाद क्या होगा, आपका जो म्यूजिक है वो फिर से 1 पे आ जाएगा, फिर चलेगा, फिर से 1 पे आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट पे चल रहा है ना। सिंपल सा ये है। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, है ना, तो जो वीडियो चलती है वो किस लिंक लिस्ट के थ्रू यहाँ पे वर्क करती है, कमेंट में फटाफट से अभी बताओ। देखो अगर मैं कोई टास्क देता हूँ ना, या फिर कोई भी आपको कोई टास्क देता है, तुरंत उसको कंप्लीट करो तो आपको मजा आएगा, राइट, पढ़ने में भी मजा आएगा एंड उसके साथ एंगेज होने में भी मजा आएगा, राइट। सो ये सिंपल सा होता है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सिंपल सा है, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, सर्चिंग, अपडेटिंग, काउंटिंग, सॉर्टिंग, ये सारे क्या है, ऑपरेशंस है, राइट। अब यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखें अपन लिंक लिस्ट का। सो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें, सो सबसे पहले ये क्या है, डायनेमिक साइज होता है इसका, इजी इंसर्शन होता है, इजी डिलीशन होता है, इजीली अपन इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा नो मेमोरी वेस्टेज, कोई सा भी मेमोरी वेस्टेज नहीं होता, बिकॉज ये डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब जितना यूज है उतना बन जाता है, सो वेस्टेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। इसके अलावा यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूस मेमोरी, कंटिन्यूस मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं रहती, जबकि एरे में कंटिन्यूस मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है।
और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इसका बहुत, राइट। एंड इसके अलावा यूजफुल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एंड क्यू, सिंपल सी बात, ये क्या है, एडवांटेजेस हैं इसके। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे है कि एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर। अब जो पॉइंटर होते हैं ना, है ना, जो पॉइंट करते हैं नेक्स्ट वाली नोट को, उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी चली जाती है यहाँ पे, राइट, अपनी, क्योंकि सिर्फ अपना डेटा है, वो तो अलग चीज है ना पॉइंटर, तो पॉइंटर में मेमोरी चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नो डायरेक्ट एक्सेस, मतलब नो इंडेक्सिंग। जैसे अपन एरे में डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू के थ्रू पहुंच पा रहे थे डेटा तक, इसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे, है ना, क्योंकि इसमें कोई इंडेक्स वैल्यू ही नहीं होती, राइट। एंड इसके अलावा स्लोवर सर्चिंग, मतलब इसमें सर्चिंग बहुत स्लो होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है। और लास्ट अपना रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होंगे लिंक लिस्ट के। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक्स अपना प्रोग्राम है ना लिंक लिस्ट का। सो इसमें दो हेडर फाइल बनानी पड़ती है सबसे पहले, राइट, ये दो हेडर फाइल बना ली। इसके बाद एक नोड क्रिएट की जिसके अंदर क्या होगा, इंट डेटा, और यहाँ पे मतलब अपना डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा। तो इस तरीके से स्ट्रक नोड एंड स्टार और नेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाली नोड को। फिर मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास के अंदर सबसे पहले अपन बोलेंगे जो अपना नोड है वो खाली है, स्टार्टिंग में तो खाली रहता है, राइट। एंड यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेलोक फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो यूज आ गया ना मेलोक फंक्शन। सो इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, अपनी मेमोरी में यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देगा, है ना। सो यहाँ पे अपन को जितनी रिक्वायरमेंट होगी, साइज ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्ट नो, उसके हिसाब से यहाँ पे अपना स्पेस बन जाएगा और अपन यूज कर सकते हैं उसको, राइट। सिंपल सा ये है। एंड यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया है, हेड देन पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को। सो डेटा रखा है, फिर उसके बाद और कोई सा यहाँ पे नोड नहीं है, दैट्स वाई ये यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और अपन ने सिंपल से यहाँ पे हेड और पॉइंट करके यहाँ पे डेटा इसको प्रिंट कर दिया और रिटर्न 0 कर दिया। सो अपना जो डेटा है दैट मीन्स जो 10 है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से अपनी कंप्लीट सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जो अपना एड्रेसिंग ऑफ 2D एरे 1D एरे है उसके क्वेश्चंस हैं, है ना, रो मेजर कॉलम वाले। सो बेसिकली वो क्वेश्चंस इसके जस्ट बाद आ जाएंगे, है ना। सो जैसे आप ये खत्म करोगे थोड़ी देर बाद ये आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। सो सिंपल सा आपको वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है। काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और लाइक कर देना, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है, लाइक में पैसे नहीं लगते। शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना, जो टास्क दे रहा हूँ वो भी कंप्लीट करना, राइट। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसने ज्वाइन नहीं किया। और यहाँ पे देखो अपन बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। सो फटाफट से कर देना सब्सक्राइब, राइट। चलो।